हेलो दोस्तों। आज हम लोग साइंस में जो क्लास 12th के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ, उस मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन सर आज करवाने वाले हैं। और हम लोग 2025 एग्ज़ाम के लिए, जो 2025 में एग्ज़ाम होगा, जो अभी क्लास 12th के 11th के स्टूडेंट हैं, वो जब 12th में जाएंगे उसके लिए लाइव क्लासेस, लाइव बैच हम लोग अपने एप्लीकेशन पे ला रहे हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि 2025 क्लास 12th का बैच आप खरीदें, उसके साथ आपको एक और ऑफर मिलेगा कि जो दो बच्चे 2025 का बैच अभी 12th का खरीद देंगे, उनको क्लास 11th का फ्री में मिल जाएगा सारा कंटेंट। तो सारा कंटेंट आपको अगर 11th का मिल जाता है, तो अगर आपकी आपकी तैयारी 11th की ठीक नहीं है, अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आपको क्लास 11th में एक बैक सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिससे 11th का एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा और साथ ही साथ आप 12th में जुड़े रहेंगे। फ़ी केवल 12th का लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप अपने, अगर आप 12th में हैं तो अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बताइए जो इसके लिए एलिजिबल है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है ऑनलाइन में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं दूर दराज दूरस्थ क्षेत्र में जो बच्चे रह रहे हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, उनको एक अच्छी सुविधा दे पाएँ। इसके लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। और आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्लास 12th का मॉडल पेपर मैथ्स का आप जो आया हुआ है, उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और इसमें हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आएगा। इस चैनल में आप जान ही रहे हैं कि साइंस के सारे वीडियोज आ रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, इंग्लिश, और अगर कंप्यूटर साइंस के लिए भी इसमें आ रहा है। इंग्लिश के लिए अगर आप देखना चाहते हैं क्लास 12th के लिए, तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का यूट्यूब चैनल में आपको इंग्लिश का पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो इंग्लिश के लिए आप कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का चैनल देखिए, क्योंकि इंग्लिश कॉमन पेपर होता है, उसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबके लिए। और हमने आर्ट्स के लिए अलग चैनल बना रखा है, कॉमर्स के लिए अलग चैनल बना रखा है, और साइंस के लिए अलग चैनल बना रखा है। अगर साइंस के हैं तो CWH साइंस, जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। और कॉमर्स के हैं तो CWH कॉमर्स, और आर्ट्स के हैं तो CWH आर्ट्स। लेकिन इंग्लिश कॉमन पेपर है जो तीनों में रहता है, इसलिए ये कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का भी जो मेरा मेन चैनल है, उसमें आपको मिलेगा। तो अगर आप इंग्लिश का देखना चाहते हैं तो मेन चैनल में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो अब सर से पढ़िए। चलिए, थैंक यू सर। देखिए, ये झारखंड का मॉडल सेट जब जारी किया गया है दोस्तों, तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका आया है, कहता है ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन बाय आर इक्वल टू 1,1 2,2 1,2 3,3 2,3, देन द रिलेशन आर इज। आपको ये रिलेशन दिया हुआ इस सेट में डिफाइंड है ये रिलेशन। और इस रिलेशन के तहत आपको बताना है कि कौन ऑप्शन इसमें सही है। तो पहला क्वेश्चन के अनुसार से जब देखते हैं हम लोग, तो पहला दिया ये रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव, चौथा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशन आर यदि है दिया हुआ, और ये रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तो तीनों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, इसके लिए डिफिनेशन है रिफ्लेक्सिव फोर के लिए A, जितना ऑब्जेक्ट होगा उतना ही उसका इमेज हो जाए, और ये बिलोंग कर जाए रिलेशन आर में। और जहाँ फॉर ऑल ए जो होगा वो बिलोंग करेगा सेट ए में, जो सेट आपका दिया गया है। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे, सिमेट्रिक के लिए यदि एक ऑब्जेक्ट है ये, और उसका इमेज मिला बी, और ये बिलोंग किया आपका रिलेशन आर में, सच दैट, इसी प्रकार यदि ऑब्जेक्ट बी लिए और उसका इमेज यदि ये मिल जाए और ये भी बिलोंग कर जाए यदि रिलेशन आर में, फॉर ऑल A, B जो है वो बिलोंग करेगा सेट ये में, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। तीसरा कि यदि A, B, मतलब ए ऑब्जेक्ट लिए, बी इसका इमेज मिला और ये बिलोंग किया रिलेशन आर में, एंड बी यदि ऑब्जेक्ट लिए और सी यदि इसका इमेज मिला और ये भी बिलोंग किया रिलेशन आर में, सच दैट यदि ये ऑब्जेक्ट लिया और सी इसका इमेज मिल गया और ये भी बिलोंग किया रिलेशन आर में, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग कर जाए सेट ये में, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
कि जो रिलेशन आर डिफाइंड किया गया है इन गिवन सेट 1 to 3 में, उसमें देखिए रिलेशन दिया 1,1, मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर है। फिर 2,2, यहाँ भी ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है। यहाँ 3,3, यहाँ भी ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है। जो किस रिलेशन के अंतर्गत डिफाइंड है? ये रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को अपने आप में डिफाइन कर रहा है, इसलिए इसका आंसर रिफ्लेक्सिव होगा। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एक फंक्शन है, बी ए फंक्शन विद डोमेन, आपका डोमेन दिया हुआ है 0,1,2,3 एक सेट में दिया हुआ है। देन द डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज क्या होगा ये देखना है। तो फंक्शन का जो इन्वर्स फंक्शन है पहले ये जान लीजिए कि यदि y इक्वल टू कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या देखेंगे, डोमेन और रेंज की बात करूँ तो सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स को कहेंगे डोमेन, एंड सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई को क्या कहेंगे हम लोग, रेंज। जो करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ वैल्यू ऑफ वाई होगा वो रेंज कहलाएगा। यदि ये x इधर से निकालें, x का वैल्यू निकालेंगे तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, इधर y हो जाएगा इक्वल टू क्या बच गया मेरा x। तो एफ इनवर्स y, x इक्वल टू जेफ इनवर्स y दिया, यही मेरा इनवर्स फंक्शन, यही मेरा क्या है, इनवर्स फंक्शन है। आदि x को फिर यहाँ पुनः यहाँ ये देखने की बात है कि यदि एक सेट है ये और एक सेट अनदर सेट है b, सेट ये कि यदि एलिमेंट मान लीजिए कि x1 है, y1 है, x1 है, x2 है, x3 है, और सेट b के यदि अनदर सेट b का एलिमेंट है y1, y2, y3, एंड एक रिलेशन के तहत ये डिफाइंड है एज ए फंक्शन a रिलेटेड टू b, जिसमें a का इमेज मिल गया यदि b y1 x1 का, x2 का इमेज मिला y2 और x3 का इमेज मिला y3। तो यहाँ पर क्या देख रहा हूँ मैं, सेट ये कि जो भी एलिमेंट हुआ वो सारे डोमेन का एलिमेंट कहलाएगा, और बी सेट में जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग इमेजेज मिले वो रेंज कहलाएगा। यदि इसी को इन्वर्स में कह दिया जाए, इन्वर्स यदि बोल दिया जाए तो इन्वर्स के लिए ये डोमेन का काम करेगा और ये आपका इन्वर्स फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा। तो यहाँ पर y का जो जो एलिमेंट आएगा वो इन्वर्स के लिए क्या काम कर रहा है, डोमेन। और यहाँ पूछा भी आपसे कि यदि ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू है, जिसमें से ये एलिमेंट अभी इसके क्या है, डोमेन है, अब इसके जो करस्पॉन्डिंग होगा एफ इनवर्स उसका हमको डोमेन बताना है। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी आएगा मेरा कि एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ आपका एक्स क्यू, यदि एक्स क्यू और यदि एक्स का मान 0 लिए, x इक्वल टू 0, तो एफ 0 कितना आ जाएगा, 0 का क्यू इक्वल टू 0 आ गया। 1 का लेंगे तो एफ ऑफ 1 एट एक्स इक्वल टू यदि 1 बैठा दिया तो एफ ऑफ 1 मिला। एफ ऑफ 1 इक्वल टू कितना होगा, 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही मिलेगा। फिर 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही मिलेगा। फिर एट एक्स इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 यदि लिया तो 2 का क्यू करूँगा तो कितना दे देगा, 8। एट एक्स इक्वल टू यदि हम लोग 3 लिए तो एफ ऑफ 3 जब लिखूँगा तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना आएगा, 3 का क्यू, जो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स तो 27 आएगा। और एक बात यहाँ आती है, यही एफ एक्स मेरा वाई है और अभी y के सेट को हमने क्या बोला, एफ इनवर्स x का क्या है ये, डोमेन। तो डोमेन निकल करके क्या आ जाएगा, इसलिए डोमेन ऑफ एफ इनवर्स x इक्वल टू रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स। और रेंज ऑफ एफ एक्स आपका कौन आ गया, y का सेट, सारा सेट ऑफ वैल्यू। तो y का वैल्यू कौन कौन मिल गया मेरा, 0, फिर 1, उसके बाद 8,
और 27। यही आपका हुआ डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये आपका ट्रू होगा। एक चीज़ और है कि एफ इनवर्स इनवर्स फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन ही होता है इनवर्स फंक्शन, अदरवाइज दूसरा फंक्शन इनवर्स फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता है। तो बाइजेक्टिव के लिए क्या देखते हैं हम लोग, जितना सेट ऑफ रेंज होगा उतने सेट ऑफ कोडोमेन भी होगा। होगी। और ये ना ऊपर यहाँ पकड़िए आराम से, बड़ा बड़ा लिखिए, अच्छा फट रहा है ना इसलिए सेंसिटिव अच्छा काम कर रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाए हाँ, ऐसे एग्जिट कर दीजिए, एग्जिट डायरेक्टली ओके कम। और एग्जिट करके वहाँ पे ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होगा। जहाँ पर आपको ये दिया हुआ, ये आपका ऑलरेडी इसलिए दिया जाता है कि ये फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए मॉड ऑफ एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 1 है। ये ऑलरेडी ये एक प्रकार का डोमेन ही है, इसी इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड भी है। चलिए उसको हमको जानने की बात नहीं है। थोड़ा यहाँ आता हूँ मैं, साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये क्वेश्चन लिया गया आपका। तो साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स आपका दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि ये टेन इनवर्स एक्स में जब बात करता हूँ मैं, और इसको यदि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है एक्स। क्यों? क्योंकि एक चीज़ हम लोग जानते हैं, अपने ने अपने को मारा, इसलिए इसका एक लॉजिक है कि अपने ने अपने को मारा, जो बच गया वो मैंने अवशेष लिख दिया। ये साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब आती है टेन इनवर्स एक्स को हम लोग साइन इनवर्स के टर्म में किस प्रकार से लिख सकेंगे। तो टेन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है मेरा, आप जानते होंगे, टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाय बी, पाइथागोरस थ्योरम से। यदि थीटा ये लिखता हूं तो थीटा बराबर यदि लिखेंगे तो टेन इनवर्स इधर आ जाएगा, पी बाय बी। अब आते हैं हम लोग सेम उसी प्रकार से, मतलब ये थीटा दिया हुआ है, अब इसको हम लोग साइन के टर्म में लिखना चाहेंगे। किसके टर्म में लिखना चाहेंगे? साइन के टर्म में। तो टेन इनवर्स इक्वल टू पी बाय बी जो दिया हुआ, टेन इनवर्स एक्स दिया हुआ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 हो गया। और टेन थीटा बराबर अभी आपको बताए थे पी बाय बी है, तो पी का मान क्या हो गया, इसलिए पी का मान आपका आ गया एक्स और बी का मान आ गया आपका 1। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं पी स्क्वायर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर पी स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका h का मान निकला। अब इसी को साइन थीटा में जब लिखना चाहूँगा तो साइन इंटू जो मेरे पास था ये साइन इंटू साइन इनवर्स में लिखेंगे तो साइन थीटा का जो फार्मूला होता है पी बाय एच इन पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। तो पी का वैल्यू कितना है आपका x और h का वैल्यू कितना लाए हमें, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये वैल्यू मैं यहाँ बैठा देता हूँ साइन इनवर्स के टर्म में। तो p बाय एच का वैल्यू कितना गया, x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या हुआ कि बाय फार्मूला ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कट गया इक्वल टू एक्स। तो साइन से साइन अपने ने अपने को मारा, बचा कितना, एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
1। तो आपका ऑप्शन कहाँ है? एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी। आंसर आपका डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन क्या कहता है? ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है। कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा? देखते हैं कि कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3, तो ध्यान रखिएगा वैल्यू टेबल से भी आप बना सकते हो। कुछ फार्मूले का यूज होगा आपका कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, एक फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और ये आया कहाँ से? क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज चलता है हमारा, वो चलता है आपका 0 से पाई। तो यहाँ नेगेटिव टर्म आया। तो हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यह भी एक कॉन्सेप्ट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक। जबकि रेंज के अनुसार से देख रहे हैं इसका 0 से पाई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव का काम करेगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव का काम करेगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन पाई माइनस थीटा, ये आता कैसे? यहाँ 0 से हमने पाई गया और बैक साइड घुमा क्लॉकवाइज रोटेशन में, तो पाई माइनस थीटा। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज ये एक प्रकार का थीटा है, तो पाई माइनस, तो पाई ये ले लिया सेकेंड क्वाड्रेंट पाई, माइनस है माइनस भी दिए, और थीटा के जगह पर फिर कॉस इनवर्स एक्स आ गया। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कॉट इनवर्स 1 बाय रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 बाय 2। आगे देखते हैं तो कॉट कितना डिग्री का वैल्यू होता है, या कॉट कितना का वैल्यू 1 बाय रूट 3 होता है? तो आप जानते होंगे कि कॉट पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 3 का वैल्यू होता है सॉरी 60 डिग्री पाई बाय 3 माइनस पाई, माइनस ब्रैकेट जरूर दीजिएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 बाय 2। ये कॉन्सेप्ट का यूज किया यहाँ से। फिर वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कॉट से कॉट इनवर्स कट गया, इसका फॉर्मूला यही आएगा, कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो आगे देखता हूँ क्या दे दिया, ये पाई बाय 3 माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस पाई, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, कॉस इनवर्स 1 बाय 2। कॉस कितना डिग्री वैल्यू 1 बाय 2 होता है? पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स, कॉस कितना डिग्री वैल्यू 1 बाय 2 हुआ? तो कॉस 60 डिग्री, तो कॉस पाई बाय 3, 60 डिग्री को पाई बाय 3, पाई का वैल्यू होता है आपका 180 डिग्री, और बाय 3 करेंगे तो यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, कट के आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री को ही बोलते हैं पाई बाय 3। अब आगे बढ़ता हूँ तो पाई बाय 3 माइनस पाई प्लस कॉस से कॉस इनवर्स कट गया, तो पाई बाय 3 बच गया। अब ध्यान देना, यहाँ आप बना सकते इस प्रकार से भी, एलसीएम ले लीजिए आप, 3 1 और 3 का एलसीएम 3 पाई हो गया, 3 1 जा 3 पाई 1 जा पाई, माइनस
वन को थ्री से, थ्री को वन से डिवाइड करेंगे थ्री आएगा, थ्री से पाई को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पाई और प्लस, फिर यहाँ थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे वन और वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई से पाई, और पाई पाई टू पाई में थ्री पाई गया तो माइनस एक पाई बचेगा बाय थ्री। तो आंसर क्या आ गया आपका बी, माइनस पाई बाय थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैट्रिसेस से दिया हुआ है, और मैट्रिसेस में एक टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस या इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स हम तभी बोलेंगे जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों का करस्पॉन्डिंग, दोनों एक मैट्रिक्स ए का जो भी एलिमेंट होगा बी के मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से यदि सेम होगा तो दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल कहलाएंगे। आप देखिए कहता है कि ये कॉन्सेप्ट भी, एक मैट्रिक्स को हम तभी बोल सकते हैं ए आर, कहता है इफ ए एंड बी आर टू गिवन मैट्रिक्स देन both matrices are said to be equal matrices if order of A and B are same and element of A is equal to corresponding element of B। तो क्वेश्चन आपका है कि एक मैट्रिक्स इधर दिया हुआ है 2x प्लस वाई, 4x, 5x माइनस 7, 4x इक्वल टू इन फर्स्ट रो 7, 5y माइनस 7, y x plus 7 in second row, then the value of x and y are respectively। आपको क्या कहना है कि ये दोनों मैट्रिसेस दिया हुआ है बराबर में, आपको x और y का वैल्यू बताना है करस्पॉन्ड मतलब क्रमशः रिस्पेक्टिवली। पहला जो वैल्यू आएगा वो x का होगा, दूसरा का वैल्यू जो आएगा वो y का होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो चलता हूँ सॉल्यूशन में। हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x प्लस वाई, 4x इन फर्स्ट रो, फिर क्या दिया है सेकेंड रो में 5x माइनस 7, 4x इक्वल टू इन गिवन मैट्रिक्स एलिमेंट्स आर 7, 5y माइनस 7, y x प्लस 6। तो पहला एलिमेंट पहला से बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे से बराबर होगा, तीसरा एलिमेंट तीसरे से बराबर होगा, चौथा एलिमेंट चौथे से बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, तो आप देख सकते हो कि 4x, चौथा एलिमेंट को पहले इक्वेट करता हूँ, x का वैल्यू निकल जाएगा मेरा 4x माइनस इक्वल टू x प्लस 6। आप x इधर पॉजिटिव में है, इधर आएगा तो साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव में लिखेंगे। तो 4x में एक x चल गया तो कितना बचा 3x इक्वल टू 6। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे उधर तो x इक्वल टू क्या लिखूंगा 6/3, जो कटेगा कैंसिल आउट होगा तो 3 दूना 6, 3 2 6। तो x का वैल्यू आ गया 2। अब आते हैं नेक्स्ट y वैल्यू के लिए। तो पहला एलिमेंट पहले से इक्वल होगा, तो पहला एलिमेंट कितना है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। अब x का वैल्यू जब लिखूंगा मैं तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू निकाल चुके हैं, 2 आया है, 2 बैठा दिए x के जगह पर, प्लस का साइन है प्लस दिए, फिर y है इक्वल टू 7 ना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 दूनी 4, उधर 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7 में 4 गया तो कितना बचा 3। तो x का वैल्यू 2 निकला, y का वैल्यू 3 निकला। ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपका ऑप्शन नंबर बी में, ये x का वैल्यू कहलाएगा और ये y का वैल्यू जो आपका प्राप्त हो गया।
क्या बोले? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भी मैट्रिसेस से है। तो हम लोग एक डिफिनेशन जानते हैं, था आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन था कि यदि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है और इसका ट्रांसपोज करें और पुनः वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका एक फॉर्मेशन था, यदि कोई मैट्रिक्स ये दिया हुआ है जो नॉन सिमेट्रिक सिमेट्रिक कुछ भी हो सकता है और इसका फॉर्मेशन यदि हम लोग करें तो इसके लिए एक फार्मूला आया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू ये प्लस ए का ट्रांसपोज बाय 2, ये ट्रांसपोज है आपका। कभी कभी इसका नोटेशन ये प्लस ए का ट्रांसपोज को डैश से भी डिनोट होता है बाय 2। तो ये जो आया इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ये आपका नॉमरिकल वैल्यू है, इससे कोई दिक्कत नहीं भी दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक डिफिनेशन पढ़े थे, यदि ये एक ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स then this matrix A is said to be symmetric matrix if ट्रांसपोज ऑफ ये, इसका नोटेशन इस प्रकार से भी दे सकते हैं, ए का पावर टी इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स, देन दैट मैट्रिक्स इज नाउन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप देख के आ रहे हो कि यदि ये का हमने ट्रांसपोज जब किया तो पुनः यदि ये मैट्रिक्स आ गया तो यही ये मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करने के बाद प्लस ये में दे रहा है, इसका जो फार्मूला लिखे उसमें भी प्लस यूज किया। और अस्क्यू सिमेट्रिक, इसी के साथ एक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहता है दूसरा टाइप में। ये पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप में देखते हैं अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या कहेंगे कि यदि ये इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ ये इज इक्वल टू दे दे माइनस ये, यहाँ नेगेटिव साइन के साथ आया और यहाँ पर पॉजिटिव साइन के साथ आया था, तो इसका फार्मूला में जो आया था वो पॉजिटिव साइन। लेकिन यदि अस्क्यू सिमेट्रिक का हम लोग लिखेंगे फार्मूला, हो सकता है इसके जगह पर क्वेश्चन चेंज हो जाए, उसके लिए बता रहा हूँ। अस्क्यू सिमेट्रिक इक्वल टू लिखेंगे ए माइनस ए का ट्रांसपोज बाय 2, दैट इज इक्वल टू ए माइनस ए का डैश बाय 2 इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस ए का डैश। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आप देख रहे होंगे आया है, क्यों? क्योंकि इसका डिफिनेशन में भी आया था कि इसका ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ये आएगा। चलिए, इसलिए आप देख सकते हो कि ये प्लस ए का यहाँ डैश है, तो ये प्लस ए का डैश किसके साथ मैच किया? इसके साथ मैच किया, यहाँ भी मैच किया। और ये किसका टॉपिक था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी।